हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो सभी? तो जैसा कि अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि और भी टाइम हम लोगों को मिल गया है जेई मेंस और नीट के लिए। तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर प्लीज़ 30 पेपर का भी सॉल्यूशन डाल दीजिए, एंड जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको प्लीज़ सीरियस ना लीजिए। वो जिनको नहीं पढ़ना वो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो एक दो बेवकूफ़ों की वजह से, गधों की वजह से आप जैसे दूसरों का करियर क्यों ख़राब करें हम लोग। ठीक है, आप लोग की तो आदत है, आप लोगों को तो एक क्वेश्चन सामने वाले ने गलत करवाया नहीं, उसको आप लोग चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर तो बेटा आप करते रहिए अपना काम, मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है ना, दूसरों का भी क्यों मैं लॉस करूँ। क्लियर? तो एटलीस्ट मेरे जो खुद के बच्चे हैं वो तो एटलीस्ट पढ़ेंगे ना, उनका भी क्यों लॉस करूँ मैं। क्लियर? और साथ साथ में उनके जैसा मतलब आप लोगों का भी भला हो रहा है अगर उनके साथ साथ, तो क्या बुराई है उसमें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पेपर नंबर 30 को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्यूशन है फाइंड आउट द परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके, हमें परसेंटेज मतलब अल्फ़ा का परसेंट निकालना है एसिड हैविंग कंसंट्रेशन। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, रूट के बाई सी। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10⁻³ इट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻4। ये कितना आ गया, 10⁻², मतलब 0.01 परसेंट निकालना था मुझे अल्फ़ा का। तो 0.01 इंटू का क्या कर दूंगा 100, 1% आ गया। सी आंसर आ गया गाइस। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन है अ फिक्स्ड मास m of a gas is subjected to transformation of states from K to L to M to N and back to K as shown in the figure. The succeeding operation that enable this transformation of state are। देखो फिक्स्ड मास दे दिया, इसका मतलब मोल भी फिक्स्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो K से L की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो देख रहे हो K से L अगर जाऊँगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। अब मोल कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग होगी। तो इसका मतलब पहला क्या है, हीटिंग। तो पहला जो हीटिंग है इसका मतलब बी ऑप्शन के गलत हो गया, डी ऑप्शन का भी आ नहीं सकता। ए और सी में से अपना आंसर आएगा, इतनी तो गारंटी है। अब अगला क्या है, एल से एम जा रहे हैं, एल से एम जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम घट रही है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स लॉ, ये गेल-लूसेक लॉ के थ्रू था ऊपर वाला। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ से क्या वॉल्यूम घट रही है, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कूलिंग होगी। तो इसका मतलब अगला क्या है, कूलिंग। तो हीटिंग के बाद कूलिंग। अभी भी ए और सी में क्या टाई है। अब ए और सी में डिफरेंस कहाँ जाएगा, तीसरे वाले पे देख लेते हैं, एम से एन। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब फिर कूलिंग होगी। तो पहला क्या था, हीटिंग, फिर कूलिंग, फिर कूलिंग। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना सही हो गया, ए अपना गलत हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है इमीन फॉर्मेशन यूजिंग एन एल्डिहाइड या कीटोन एंड प्राइमरी अमीन इज एसिड कैटालाइज्ड। बिल्कुल सही है। येट द रेट ड्रॉप्स बिलो 4.5, वाई डज द रेट ड्रॉप बिलो दिस पीएच। ठीक है, देखना बेटा, जो इमीन फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड या कीटोन से यूज एंड प्राइमरी अमाइन, जो प्राइमरी अमाइन हम लोग लेते हैं और एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इतना याद रखना, हमेशा याद रखना, ये पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और 4 से 5 के बीच में इसका जो पीएच है, ठीक है ना, इसी पे ये रिएक्शन होती है। अब अगर आप इससे पीएच बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो होता क्या है, क्योंकि ये जो अमीन है, दिस अमीन इज़ बेसिक इन नेचर। आप सभी को पता है ये अमीन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। और जैसे ये सॉल्ट फॉर्म करता है तो यहाँ से क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर होता है इसका बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि अब ये सॉल्ट फॉर्म कर लेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो इसका करेक्टर है वो इसका लॉस हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर लॉसिस। ठीक है, तो इसने बोला द कार्बिनोलामाइन इंटरमीडिएट इज स्टेबल एट लो पीएच। नहीं, द इमीन प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड एट लो पीएच। नहीं, हाइड्रोलाइज तो नहीं होता भाई। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ द अमाइन डिक्रीजेज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये देखो, ये आ गया आंसर अपना। ठीक है, ये वही पॉइंट आ गया जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस करा। क्लियर? तो यही अपना आंसर आ गया।
इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट बी इज। देखो बेटा यहाँ पर क्या है NH2, यहाँ पर क्या है CH3। अब इसने दिया सबसे पहले यहाँ पर AC2O। AC2O आप सबको पहचान ही के होगे, AC2O मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिसको नहीं पता। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या होता है एसिटिक एनहाइड्रेट। अब जब भी देखना एसिटिक एनहाइड्रेट, जब भी एनहाइड्रेट ग्रुप आता है, ठीक है ना, इसका ये क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। तो यहाँ से ये क्या बना लेते हैं, ये देखना, ये यहाँ पर क्या लगाएगा NHC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप यहाँ पर जोड़ देता है और ये CH3 तो ऐसा पड़ा रहेगा। अब क्या होगा जब इसका रिएक्शन Br2 के साथ कराएगा, देखना अब यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा ACOH, ठीक है ना, बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या आएगा Br2। अब ये देखो ये क्या है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, ये इस बेंजीन को दे सकता है। अब ये क्या है, ये पूरा हमारा क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा और ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो Br एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ से उतरेगा, वो Br या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा पैरा पे। हमें पता है कि पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है, बट क्योंकि पैरा पे CH3 पहले से लगा हुआ है तो ये Br कहाँ लगना चाहिए, फिर इसकी मजबूरी है कि ऑर्थो पे लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ऊपर देखो आएगा NHC डबल बॉन्ड और CH3, और यहाँ पर आ गया Br क्योंकि मजबूरी थी कि ऑर्थो पे मतलब सॉरी पैरा पे ऑलरेडी CH3 बैठा है। तो देखो पैरा पे CH3 बैठा है तो CH3 पैरा पे आएगा और Br आएगा ऑर्थो पे। डी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ये सही हो गया। क्लियर, बाकी सारे गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा ये सारी रिएक्शन है विच ऑफ दीज रिएक्शन आर पॉसिबल, ठीक है। पहला अगर रिएक्शन देखिए तो बेंजीन क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा पहला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही Cl को हटाऊंगा मैं यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो आप फ्रीडल क्राफ्ट भी सोच रहे हो इसको, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं क्लोरीन हटाता हूँ बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, इसमें मतलब पहला रिएक्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा रिएक्शन देखिए बेंजीन के साथ Cl2 एक्सेस में एनहाइड्रस AlCl3 डार्क है तो ठीक है, 6 की 6 पे लग सकता है क्लोरीन, बिल्कुल सही है। ये वाली चीज़ पॉसिबल है क्योंकि Cl2 एक्सेस में दे दिए। तीसरा अगर देखूँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ से क्या होगा ये टूटेगा AlCl3, अच्छा ये टूटता है तो यहाँ पे तो फिर वही आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से ये देखो ना यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, रेजोनेंस आ गया। तो रेजोनेंस आ गया तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है क्लोरीन में, तो क्लोरीन को तोड़ ही नहीं पाएगा। भाई AlCl3 लुईस एसिड तो होता है। अब आप सोच रहे हो सर AlCl3 तो लुईस एसिड होता है, तो मैंने कब मना करा, मैं तो बोल रहा हूँ AlCl3 लुईस एसिड है। ये क्या करेगा, ये AlCl3 एक क्लोरीन किससे लेना था इसको, यहाँ पर देखो ये इस तरह का सीन है कुछ, एक क्लोरीन इसको लेना था यहाँ से, बट अब क्योंकि इस क्लोरीन पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ड्यू टू इसके अंदर क्या है रेजोनेंस है, जिसकी वजह से क्लोरीन टूट नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगला देखूँ तो अगला एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे Cl है, ये Cl बड़ा इजीली से ब्रेक होगा और CH3 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये तो प्रॉपर दिख ही रही है, दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन साथ में, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये। तो B और D दो रिएक्शन यहाँ पे होगी, तो B आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल M फॉर्म्स a carbonic compound in which it is present in its lower valence state. Which of the following bonding is possible in this metacarbonyl? Metal M forms a carbonic compound in which it is present in its lower valence state. देखो भी, देखो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होता कैसा है, पहले तो वो सीख लो भी जिसको नहीं आता। देखो ऐसे होता है C ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, किसके थ्रू, वाया सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर बनता है सिग्मा बॉन्ड बेटा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। और मेटल का क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और कार्बन का क्या होता है, पाई स्टार होता है। तो मेटल क्या करता है, कार्बन को बॉन्ड देता है वाया किसके थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, पाई बॉन्ड।
तो कार्बन का क्या होता है पाई स्टार वाला ऑर्बिटल, और मेटल का क्या होता है पाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। इसमें से लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज पॉसिबल, कौन सी बॉन्डिंग इनमें से पॉसिबल है। अगर पहला देखो तो इसने मेटल का पाई स्टार दे दिया तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा मेटल का पाई दिया है, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ से इसने डोनेट करा, अच्छा कार्बन ने यहाँ से डोनेट करा बेटा सिग्मा से, और ये मेटल ने फिर पाई से करा। अच्छा ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, इसको टिक मार लेते हैं। ठीक है, तीसरा है मेटल का पाई है, यहाँ से देखो ये ऐसे एरो जा रही है, मतलब ये हेड इधर दिखा रखे है इसने इसका। ठीक है ना, काले में वो काला दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से पाई ऐसे जा रहा है, बट जबकि पाई तो जाता नहीं, और इसने देखो उल्टा दिखा दिया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सिग्मा तो ऐसे बनता है ना कार्बन से मेटल की तरफ, तो मेटल से कार्बन की तरफ सिग्मा बॉन्ड बना रहे, नहीं हो सकता। अगला क्या है पाई, ठीक है मेटल का पाई है, यहाँ से इसने पाई करा, यहाँ से ये भी गलत हो गया बेटा। ये मेटल इसको सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चिपका रहा है मेटल, जबकि कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देता है, तो इसमें मतलब बी ऑप्शन सही आ गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भाई, एसिटिक एसिड इज पार्शियल डाइमराइज्ड इनटू दिस। देखना बेटा CH3COOH ये डाइमराइज कर गया किसमें, CH3COOH होल ट्वाइस, इसका मतलब इसके 2 मोल हो गए, 2 से 1 बना होगा डाइमराइजेशन का मतलब। ठीक है, अब टाइम 0 पे इसने बोला एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 0.2 atm एसिटिक एसिड इज 92% डाइमराइज। अच्छा एसिटिक एसिड 92% डाइमराइज्ड हो गया T टेम्परेचर पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाइमराइजेशन, मतलब Kp का वैल्यू निकालना है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, इसका प्रेशर में कितना मान लूँ P, ये 0 है, T इक्वल टू T टाइम पे इसने बोला P में से कितना घट गया 0.92 P चला गया, इसका मतलब बचा कितना 0.08 P। और अब क्योंकि यहाँ से 2 से 1 बन रहा था तो 1 से आधा बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.92 का आधा मतलब 0.46 P बनेगा। अब इसने क्या दिया, इसने यहाँ पर दे दिया कि जो 0.46 P है प्लस 0.08 P है, मतलब ये टोटल प्रेशर था, ये इसने इसके इक्वल दे दिया 0.2 के। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, P का वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़ा इजीली, 0.46 0.08, तो 8 और 6 14 5 0, तो 0.54 P इक्वल टू 0.2, तो P इक्वल टू हो गए 0.2 अपॉन 0.54। ठीक है, अब क्या करें, Kp का फॉर्मूला लगाना है बस हमें। तो Kp इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कितना है भाई 0.46 इंटू का P आ गया 0.2 अपॉन 0.54 अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आगे कोफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया 0.08 इंटू का P मतलब 0.2 इंटू का 0.54 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा और आंसर अपना निकाल लेना। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे अब। कंसिडर द फॉलोइंग 2 मेथड। मेथड 1 है CH3 थ्राइस CBr, देखना बेटा CH3 यहाँ पर टर्शरी है, Br प्लस का NaOMe। क्लियर, इसने बोला यहाँ से क्या होगा, क्लियर यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाना है बेटा अपने को। और दूसरा क्या दे रखा है अपने को CH3Br प्लस का टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है ना, का सॉल्ट दे रखा है टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड। तो ये जो टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड होता है, ये याद रखना गाइस, ये जो है ये अपने को SN2 मैकेनिज्म देता है। क्या देता है, SN2। अगर SN2 देगा तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा, ठीक है ना, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला देखूं तो मैं, तो यहाँ पर देखो ये NaOMe है, NaOMe ये यहाँ पर क्या करेगा बेटा, SN2 तो देगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर SN2 भी नहीं करेगा, ये यहाँ पर E1 करेगा गाइस। E1 क्यों कर रहे हैं, ये रिएजेंट जो है ये E1 के अंदर आता है, और ये E2 इसलिए नहीं करेगा क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, क्योंकि टर्शरी इसने कार्बन दे रखा है यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा नहीं, तो ये E1 मैकेनिज्म करेगा। अगर E1 करेगा तो ये अल्कीन बनाएगा,
अल्कीन बनाएगा तो अपना ईथर तो बनना नहीं यहाँ से। तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मेथड 2 जो है वो ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है एनी ऑफ द टू मेथड कैन बी यूज, नन ऑफ द मेथड, मेथड 2 जो है वो यूज़ होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर? बाकी फिर भी इन केस अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 3 प्रोडक्ट्स ABC आर ऑब्टेन्ड। ठीक है भाई, द अप्रॉक्सीमेट एक्सपेरिमेंटल यील्ड्स ऑफ द 3 कंपाउंड वर दिस। देखो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, JEE के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन है। मतलब जैसे आप बुक्स सॉल्व करते हो तो आपको कॉमनली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसने अल्केन दिया हुआ है, इसका H3PO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, काइंड ऑफ जैसे H2SO4 होता है। तो जैसे H2SO4 क्या करता है, अल्कीन बना लेता है बेटा, क्या बना लेता है, अल्कीन। वैसे ही H3PO4 भी क्या बना लेता है, अल्कीन। अब इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यील्ड। तो इसने क्या करा होगा, यहाँ से अब एक्चुअली कटा हुआ है, इसने यहाँ पर 3 अल्कीन बनाए होंगे कि जैसा ये ऑप्शन में दे रहे हैं 3, और 3 अल्कीन की आपको परसेंटेज जो है वो देखना है कि इनमें से कौन से अल्कीन को ज़्यादा परसेंटेज है, किसका कितना है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो परसेंटेज यील्ड है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो, मैं आपको वो बताता हूँ, आप लोग वो अपने कर लेना। परसेंटेज यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल उतना ज़्यादा परसेंटेज यील्ड। अब कई बच्चे सोच रहे हो सर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे पता है, कि तो बड़ा सिंपल है बेटा, हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन। तो यहाँ से आप चेक कर लेना, क्योंकि ऑप्शन कटे हुए हैं, फिर अगर मैं यहाँ पर देखूंगा फिर आप बोलोगे कि ये तो मोबाइल में देख के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा मैं कर ही नहीं रहा, आपको मैंने सीधा लॉजिक बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि अपन क्यों करे भाई। ठीक है, अब आप लोग तो 1 मिनट में बोल देंगे भाई तूने तो सॉल्व, फिर लैंग्वेज भी ऐसी बोलते हैं आप लोग, तूने तो सॉल्यूशन देख लिया मोबाइल से और अब तूने कर दिया क्वेश्चन। तो अपन देख ही नहीं रहे अभी। ठीक है ना, अपन कुछ कर ही नहीं रहे, अपन तो कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, तुम लोग कर लो, नहीं निकले तो पूछ लेना अपना। ठीक है, कम से कम तुम्हारे को पता तो चलेगा ना कि तुम्हारा लेवल कितना है, तुम तो ज़्यादा ज्ञानी समझते हो अपने आप। ठीक है, तो 100 ml of 0.3 molar acetic acid is shaken with 0.8 gram wood charcoal. The final concentration of acetic acid in the solution after adsorption is 0.125 molar. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर एडजॉर्प्शन, द मास ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना होगा कि कितना मास एडजॉर्ब हुआ चारकोल पे। ठीक है, चारकोल का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, अपन इनिशियल मोल निकाल लेते हैं। किसके निकालेंगे, एसिटिक एसिड के। ठीक है, इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो जाएंगे बताओ। ये हो जाएगा 100 इंटू का 0.3। अब क्योंकि ml है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 मिली मोल आएगा गाइस। क्या आएगा, 30 मिली मोल। ऐसी मैं फाइनल निकाल लेता हूँ। तो फाइनल देखो मोलैरिटी, अब एड्जॉर्ब हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कम हुआ होगा तो मोलैरिटी घटी होगी। बिल्कुल सही है। वॉल्यूम सेम रहेगी, कुछ हमने मिलाया तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बेटा 12.5 मिली मोल्स आ गए ये भी। तो इसका मतलब अब मोल्स एड्जॉर्ब कितने हो गए, मतलब कितने मोल्स एड्जॉर्ब्ड हो चुके हैं वो निकाल लेते। क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं बेटा इसमें से। ठीक है, तो ये आ गया 17.5 मिली मोल। अब ये जितने मोल एड्जॉर्ब हुए इसका मास निकाल लेते हैं, मास एड्जॉर्ब। ठीक है, यहीं से तो अपने को आइडिया आएगा। तो 17.5 मोल है इंटू इसका मोलर मास, तो मास आ जाएगा। अब एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, CH3COOH। कार्बन 2 है 24, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 32 है। तो ये आ गया 60 इंटू का आ गया 60। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, ये 175 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 7 का 42, 42 और 3 45, 10, 1050, इतना ग्राम आ गया। अब इसने क्या बोला कि जो 0.8 ग्राम है, 0.8 ग्राम से अपने को कितना मिल रहा है, 1050 जो है, सॉरी यहाँ पे ग्राम नहीं आएगा, मिलीग्राम आएगा। ये मिलीग्राम मिल रहा है अपने को। 1 ग्राम से कितना आएगा, 1050 अपॉन 0.8 मिलीग्राम। तो 1050 को 0.8 से डिवाइड कर लेना और जितना आएगा आंसर, चलो मैं कैलकुलेटर से कर ही देता हूँ। ठीक है,
1050 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ गया 1312.5। अब ये आया मिलीग्राम में, ग्राम में आंसर पूछा तो ये आ गया 1.31 ग्राम। 1.31 ग्राम सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये मेरा आंसर आ गया। अगला दिया हुआ द रिएक्शन दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन इज। देखो बेटा, इसने पूछा नाइट्रोजन इनमें से कौन सा प्रोड्यूस नहीं करता। वैसे तो देखो इसका आंसर सीधा अपन को पता है कि NH3 को जब XaCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन बड़ी फेमस है, तो यहाँ से जो अपन को मिलता है वो मिलता है NCl3 प्लस का HCl। बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, तो ये मिलता है। वैसे तो रिएक्शन पता है, बट अब आप सोचो यार मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो याद नहीं है, तो अब ठीक है आप आरबी ट्रिक लगाओ, ठीक है ना। आपको आरबी ट्रिक सिखा तो रखी है, आरबी ट्रिक। देखो पहला क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स बताया था, NH4 ट्वाइस Cr2O7, इसको हीट करना है, क्लियर। तो इसको हीट करना है, इसको सबसे पहले खोल लो, ये हो गया N2H8 Cr2O7। आपको मैंने बताया था जब भी Cr2O7 को हीट करना हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, Cr2O3 में, क्लियर। Cr2O3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो अब वाटर मॉलिक्यूल निकालो, जितने निकाल सकते हो। 3 तो निकल गए, बचे कितने, 4। 4 में कितने निकलेंगे, 4 ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। अच्छा हाइड्रोजन पूरे च निकल गए, तो नाइट्रोजन बच गया, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता पहले वाला। हीटिंग ऑफ NaN3, ये तो आपको पता ही है NCERT का। प्योर नाइट्रोजन गैस अगर आपको निकालनी है तो बैरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को हीट कर दो तो प्योर नाइट्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि ये सॉलिड में निकलता है इसमें से, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हीटिंग ऑफ NH4NO3, वापस से अमोनिया का सॉल्ट आ गया, तो क्या करो, वाटर निकाल दो। वाटर कितने निकल जाएगी इसमें से, मेरे को तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए दिख रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो कितना बच गया, साथ में क्या बच गया, चारों हाइड्रोजन निकल गए, N2O बच गया, तो N2O निकल रहे हैं यहाँ से। इसने बोला द रिएक्शन दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैसेस, जो कि नाइट्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करती। 1 मिनट, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, यहाँ पर NH4NO3 को मैं अगर हीट करता हूँ, 1 मिनट, इसका ट्वाइस करना था यार अपने को, ठीक है, 1 मिनट, N2 नहीं, NH4NO3, 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिए, 4, एक N2O बच गया यहाँ पर। हाँ तो ठीक है, N2O बच गया ना एक, हाँ ठीक है N2O बच गया यहाँ पर। अब इसने बोला रिएक्शन दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन इज, जो कि नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती। तो यार दोनों ऑप्शन आ जाने चाहिए। NH4NO3 भी नहीं करता नाइट्रोजन प्रोड्यूस, तो अगर मैं NH4NO2 लगा के देखूँ तो मेरी ट्रिक अगर लगा के देखें हम लोग, तो यहाँ पर कितने निकल रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है यार, कॉन्सेप्ट तो सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब है 2 आंसर आने चाहिए इसके। ये बी भी आ गया जो कि नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और ये हीटिंग ऑफ NH4NO3 ये भी नहीं कर रहा। हाँ अगर इसको एक आंसर पूछना होता तो बेटा ये NH4NO3 की जगह NH4NO2 यहाँ पर करता, तब हम लोग मानते, बट क्योंकि इसने NH4NO3 करा हुआ था 2 ऑप्शन इसके आएंगे। क्लियर, इतनी गारंटी है मेरी। NCERT में देख लेना आप रिएक्शन, क्लियर। तो इसके 2 ऑप्शन आएंगे, या फिर इसको डी ऑप्शन में NH4NO2 देना पड़ेगा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन हुज पोजिशनल अनसर्टेनिटी इज इतना, द अनसर्टेनिटी इन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विल बी, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π होता है। इसने यहाँ से अच्छा डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दी है इसने, मतलब डेल्टा पी जो होगा वो ग्रेटर देन H/4π इंटू का डेल्टा एक्स। अब इसने वेलोसिटी कंपोनेंट पूछा, तो m डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वी वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको बस, H/4π डेल्टा एक्स इंटू का m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई का वैल्यू आपको पता है, डेल्टा एक्स का दे रखे, सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। क्लियर, तो बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल Fe+3 से Fe+2 एंड Fe+2 से Fe दे रखा है इतना, तो ठीक है। तो पहला दे रखा है इसने Fe+2 से Fe पे गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, Fe+2 से Fe, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करे होंगे, लूज गेन करे होंगे, तभी Fe+2 से किस पे गया होगा, Fe पे, ठीक है।
क्लियर। तो इसका ई नोट आर पी रिडक्शन पोटेंशियल जो इसने दे दिया है यहाँ पर Fe+2 से Fe वाला लिया ना मैंने, तो ये माइनस का 0.44 वोल्ट दे दिए इसने, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या दे रहा है, Fe+3 से Fe+2 पे गया होगा, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, ठीक है ना। इसका ई नोट आर पी इसने दे दिया है 0.77 वोल्ट। अब मेरे को इससे बनाना क्या है फाइनली, मैं इधर लिख रहा हूँ फाइनल जो बनाना है मेरे को, Fe+3 से क्या बन रहा है Fe। ये कब बना होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। तो मेरे को क्या बनाना है, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से Fe बन रहा होगा, तो सीधा इसको ऐड कर देता हूँ इसमें। Fe+2 से Fe कैंसिल हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस का Fe+3 से क्या बन गया Fe। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसका डेल्टा जी लिखूंगा, इसका डेल्टा जी नोट 3, इसका डेल्टा जी नोट 3 हो गया, इसका डेल्टा जी नोट 1 हो गया, इसका डेल्टा जी नोट 2 हो गया। तो डेल्टा जी नोट 3 जो है इक्वल टू आया होगा डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। तो डेल्टा जी नोट 1 क्या होता है, माइनस NF ई नोट सेल, तो N कितना हो गया, पहले का 2, F माइनस में आएगा, इनटू का ई नोट सेल पहले का कितना है, माइनस का 44.44, ठीक है, प्लस डेल्टा जी नोट 2 कितना हो गया, माइनस का 1 F कितना है 0.77। तो ये तो प्लस का हो गया बेटा, और इधर का कितना आएगा, डेल्टा जी नोट 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू का F इंटू का ई नोट सेल निकालना होगा ना, ई नोट सेल, F से F तो देखो सारी जगह से कट गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, -3 ई नोट सेल इक्वल टू माइनस का 0.44 इंटू 2, तो ये हो गया 0.88, तो प्लस का 0.88 माइनस का 0.77, क्लियर, ये आ गया। तो ये आ गया 8 में 0.11 आ गया, 0.11, तो ई नोट सेल इक्वल टू कितना आ गया 0.11/3, तो 11/3 इंटू का 100, तो 3 3 द 9, 0.33 आ गया बेटा ये, और माइनस से माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो 0.33 आ गया, 0.33 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल क्रिस्टल ऑफ अ मेटल हैलाइड ऑफ द टाइप MX विद मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इतना, हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल लेंथ इतना, पास्कली क्रिस्टलाइट। तो देखो FCC दे रखा है अपने को, द डेंसिटी ऑफ द रिक्रिस्टलाइट क्रिस्टल वाज फाउंड टू बी इतना, द टाइप ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट का टाइप बताना, इसका मतलब इसने डेंसिटी इतना दे दिया, तो अपने को डेंसिटी यहाँ से निकाल लेते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे बता देंगे हम लोग। तो डेंसिटी क्या होता है, Z/m/Na/AQ, तो ZFCC के लिए 4 होता है, मोलर मास इसने दे दिया 119 ग्राम, Na हो गया 6 × 10⁻23 इंटू AQ 6.58, ठीक है, इंटू, अब ये एंगस्ट्रॉम में है, सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो -8 होगा, इंटू का इसका क्यूब भी करूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको जो भी सॉल्व करके आएगा, अगर मैं यहाँ पर अब केस बताया तो आप कैलकुलेशन कर लेना, इफ डेंसिटी इज लेस देन, डेंसिटी कैलकुलेटेड इज लेस देन डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेटेड डेंसिटी कम आई है पहली से, तो अगर इसका मतलब डिफेक्ट होने के बाद डेंसिटी कम हो गई, तो फिर यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, शॉर्ट की, क्योंकि शॉर्ट की में क्या होता है, कैटायन एनायन इक्वल नंबर ऑफ बाहर निकल जाते हैं लैटिस से। अगर डेंसिटी कैलकुलेटेड ज़्यादा आ गई ऑब्जर्व्ड से, तो फिर यहाँ पर डिफेक्ट होगा फ्रैंकल, अगर आयनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर होगा फ्रैंकल। तो अब आप इनमें से देख लेना कौन सा, इसने शॉर्ट की भी दे रखा है, इसने फ्रैंकल, ये तो हो ही नहीं सकता एफ सेंटर, क्योंकि एफ सेंटर तो कलर देते हैं। एडिशनल M+ एंड X- R आयंस एट इंटरसेक्शन साइट्स, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो B या D में से एक ऑप्शन आएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, अगर ऑब्जर्व से कम आती है तो शॉर्ट की हो गया, अगर ऑब्जर्व से ज़्यादा आती है तो फ्रैंकल आ गया। क्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज आर आइसोटोनिक।
बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टूटेगा ही नहीं, NaCl टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या होता है, I इंटू का C इंटू का R इंटू T। तो NaCl के केस में I 2 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा 0.1 मोलर NaCl एंड 0.3 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशंस आर आइसोटोन, ये भी गलत हो गया। क्यों? ये तो 0.2 मोलर ही होगा, 2 मोल ही तो टूटेगा इसके, I का वैल्यू 2 आएगा, तो ये 0.3 है, ये तो गलत हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलर एक्वस KCl सॉल्यूशन। वो बिल्कुल सही है भाई। यूरिया का क्या होगा, I1 होगा, KCl में I2 होगा, तो ऑब्वियस ये बात है, ये सही हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन सही आ गया। आगे रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 600 केल्विन इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट द सेम रेट, ठीक है, एंड सेम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, मतलब रेट कांस्टेंट, इसने रेट सेम दे दिया। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 500 केल्विन, ठीक है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज द कैटलिस्ट ओवर एक्टिवेशन एनर्जी वेरियर बाय 20 किलो जूल। तो आपको पता ही है, अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर दे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो EA इनिशियल इसने तो मैं मान लेता हूँ EA, और EA फाइनल कितना हो गया बेटा, EA फाइनल मैं मान लेता हूँ EA -20, क्लियर, ये हो गया। बस अब लगाए थे K इक्वल टू A.E की पावर माइनस का EA अपॉन R इंटू का T कितना है 600, और अब जैसे ही यहाँ पर कैटलिस्ट लिखा तो अरहेनियस मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो सेम है, E की पावर माइनस EA -20, EA -20 हो गया ना, अपॉन R इंटू टेम्परेचर घट गया 500। बस दोनों को इक्वल करना है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, E की पावर माइनस EA बाय R इंटू का 600 इक्वल टू E की पावर माइनस का EA -20 बटा में R इंटू का 500। एंटी लॉग लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का EA R इंटू का 600 इक्वल टू माइनस का EA -20 R इंटू का 500। R से R गया, 2 0 से 2 0 गई बेटा, क्लियर। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 5 EA इक्वल टू माइनस का 6 EA प्लस का 120, क्लियर। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12 120, तो ये इधर जाएगा प्लस होगा, तो EA इक्वल टू आ गया 120 किलो जूल पर मोल। तो बी ऑप्शन मेरा मैच करता हुआ दिख रहा है मेरे। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ मीथेन। ओके, तो मास ऑफ मीथेन एंड इथेन का रेशियो दे रखा है, मास रेशियो 4/5। मैं इसका क्या मोलर रेशियो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन IIT में आ चुका है, JEE में, ठीक है ना, मेंस में आया था, एडवांस में मेंस में आया था, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो मास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इज मोल, तो मास तो है 4/5 मोल है ना, तो 4 ऊपर क्या होगा मास, मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16 इंटू का इथेन का कितना होता है C2H6, तो 24 और 36, 30/5, 5 6 30, ये कितना 3 8, तो ये आ गया 12/8, मतलब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2। तो मोलर रेशियो कितना आ गया, मीथेन ओवर इथेन इज 3/2। तो इसने पूछा क्या है, मोलिक्यूल्स का रेशियो पूछा, तो इंटू Na करूँगा तो मोलिक्यूल्स होता तो Na से Na कट जाएगा, यही सेम रेशियो आ जाएगी, तो 3:2 आ गया इसका आंसर। इजी था पेपर, अभी तक तो इजी चल रहा है नॉर्मली। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज, बेटा एड्सॉर्प्शन जो होता है वो अपन को पता ही एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? इसका डेल्टा H लेस देन 0 होता है, डेल्टा S लेस देन 0 होता है, डेल्टा G लेस देन 0 होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। तो इसने एंट्रोपी डिक्रीज आ जाएगा, इंथैल्पी पॉजिटिव नहीं होती, एंट्रोपी इंक्रीजेज नहीं होती, फ्री एनर्जी इंक्रीजेज नहीं होती, एंट्रोपी डिक्रीजेज होता है, तो बी ऑप्शन आ गया, ठीक है, NCERT में लिखा हुआ है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू, इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से, तो सबको पता है भाई, ठीक है ना। H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों नेचर शो करता है। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक यूज फॉर क्योरिंग ट्यूबरक्लोसिस। भैया बायो वालों को तो बड़े मजे से पता होगा, एंटीबायोटिक यूज फॉर क्योरिंग ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल
होती है, ठीक है। मेरे को इसलिए पता है, मैं खुद बायोटेक से मैंने करा हुआ है ग्रेजुएशन अपना, और JRF में क्लियर हूँ लाइफ साइंस के अंदर। मेरे को इसलिए दिक्कत नहीं आती बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बताते हुए। तो इसलिए पॉली जो नॉर्मली टीचर्स का बेकार होता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इनको ड्रग्स वरग्स के नाम याद नहीं होते, या पॉलीमर हो गया या बायोमोलिक्यूल, तो अपना चैप्टर अच्छा है क्योंकि बहुत डिटेल में कर रखा है ये, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसलिए देखते ही अपने को पता चल जाता है। क्लियर, देखना बेटा। The maximum number of atoms that may be in the same plane in the following molecule are X. Okay, तो X की वैल्यू बतानी, कितने एटम इनमें से प्लेन में है ये पूछ रहा है। तो प्लेन में तो इसका मतलब प्लेनर बताने, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सिंपल सा लॉजिक है। ये कार्बन sp, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 भी सारी प्लेनर है। sp भी प्लेनर होता है, sp2 भी प्लेनर होता है। एटम गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। तो X का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया, जो 8 की 8 प्लेनर है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन है NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। NaCl का इसका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, CrO2Cl2। NaCl से क्या बनता है, CrO2Cl2 प्लस का साइड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, NaHSO4 प्लस का KHSO4 प्लस का वाटर बनता है। अब इसने ये A कंपाउंड है अपना, इसका रिएक्शन इसने करवाया NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन होता है ये बनाता है Na2CrO4, ठीक है। Na2CrO4 जो है सोडियम क्रोमेट, ये बनाएगा। अब इसका रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो रिएक्शन सारी NCERT में दे रखी है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, परऑक्साइड ही बना लेते हैं, CrO5 बना लेते हैं। CrO5 का बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर अपन मेंशन भी कर देते हैं, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्लियर। तो अब इसमें इसने पूछा था सम ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ A, B एंड C, मतलब अपने को एटॉमिसिटी पूछ रहा है। बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। तो इसके अंदर कितना हो गया, पहला अगर अपनी रिएक्शन बिल्कुल सही है तो आंसर भी सही आएगा। तो पहला इसने दे रखा है तो 1 2 और 1 3 तो 5, पहले के तो हो गए 5 एटम। दूसरा अपना बना ये, तो 2 3 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 1 18। तो अगर सब कुछ सही है तो 18 इसका आंसर आना चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया फिर ये आंसर नहीं आएगा। क्लियर। चलिए बेटा, अब इसने देखा था नंबर ऑफ करेक्टली मैच्ड कॉम्बिनेशन इज आर। तो पहला देखा है चाल्कोपाइराइट। देखो चाल्कोपाइराइट किसको बोलते हैं, ये चाल्कोपाइराइट ना बड़ा थोड़ा सा अनकॉमन नेम है, इसको कॉपर पाइराइट ही बोलते हैं। कॉपर पाइराइट एंड चाल्कोपाइराइट इज ऑल द सेम थिंग। तो कॉपर पाइराइट क्या होता है, CuFeS2, तो इसका मतलब पहला तो सही है। दूसरा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो पता ही है बेटा, ये भी सही है। कैल्शियम कोरंडम Al2O3, ये भी पता है। मैग्नेटाइट Fe2O3, ये भी पता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, पायरोल्यूसाइट MnO2, ये भी सही है। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट क्या होता है, ये गलत हो गया। कैसीटेराइट जो होता है वो टिन का ऑक्साइड होता है बेटा। कैसीटेराइट क्या होता है, टिन का ऑक्साइड होता है, SnO2 को बोलते हैं कैसीटेराइट, इसका मतलब ये गलत हो गया। सिनेबार HgS होता है, सिनेबार HgS होता है, ये बिल्कुल सही है। कैलेमाइन, कैलेमाइन जो होता है बेटा वो जिंक का होता है। कैलेमाइन क्या होता है, कैलेमाइन का जहाँ तक मुझे फॉर्मूला ध्यान है ये कुछ ऐसा होता है, ZnFe2O4 होता है या Fe4O2 होता है, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है, इसके अंदर डाउट में है ये, आप देख लेना। बट इतना मुझे पता है कि जिंक और आयरन का कुछ ये कंबाइन होता है। तो ये कैल्शियम कैसे लिख रहा है, कैल्शियम तो यहाँ पे कहीं आता भी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सिडराइट, सिडराइट जो होता है बेटा वो सिडराइट जो बोलते हैं वो आयरन के कार्बोनेट को बोलते हैं। FeCO3 इज द सिडराइट, तो ये भी गलत हो गया। कैरोसाइड ये जो है ये सही है बिल्कुल। कैरोसाइड जो होता है, कैरोसाइड हम लोग बोलते हैं लेड कार्बोनेट को, तो PbCO3 होता है कैरोसाइड, तो ये बिल्कुल सही है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 5। मैग्नेटाइट हाँ बिल्कुल सही है। पायरोलोसाइट बिल्कुल सही है। सिनेबार HgS होता है 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। और कैरोसाइड जो होता है लेड का ही होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। कैरोसाइड लेड का होता है, लेड का होता है। ये 7 आ गए मेरे हिसाब से। तो
मेरे को जहाँ तक ध्यान है बेटा ये लेड का होता है कैरोसाइट, ठीक है, लेड कार्बोनेट को ही बोलते हैं। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, 7 मेरे अकॉर्डिंग आएगा, या फिर अगर ये गलत होगा तो यहाँ तक तो कन्फर्म है 7, या इसका आंसर 6 आएगा, 7 या 6, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, 7 या 6। आप एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें इसमें गलतियाँ हो सकती है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मोलिक्यूल सी इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। इसने बोला सी जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कितने ऐसे जो sp3 में होंगे। अच्छा ठीक है, ए इज़ द लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्काइन। अब लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्काइन कौन सा होगा, यही होगा। इसका रिएक्शन रेड हॉट में करा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ करा, तो ये तो आपको पता ही है 3 मॉलिक्यूल मिलके इसका बेंजीन बना लेते हैं। अब बेंजीन का रिएक्शन किससे कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखो जब भी बेंजीन के साथ CH3Cl और AlCl3 आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, क्लियर है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है। बट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अगर आपने एक बात ध्यान दी हो तो एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। अब यहाँ पे इसने एनहाइड्रस AlCl3 तो दिया नहीं हुआ, मतलब एनहाइड्रस तो दिया नहीं हुआ, हाइड्रेटेड हम लोग ऐसे ले नहीं सकते। हाँ, अगर इसमें कंडीशन तो सारी फ्रीडल-क्राफ्ट वाली मैच कर रही है। अगर यहाँ पर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट लिख दूँ, अगर इसको मैं सपोज मान लूँ, लेट अस सपोज कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट है, अगर है तो फिर अपने को पता है अल्काइल आ जाएगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा और यहाँ पर ये कार्बन sp3 में आ जाएगा, तो एक इसका आंसर आएगा। बट अब क्योंकि ये इसने मेंशन नहीं कर रखा, ना इसने हाइड्रेटेड मेंशन कर रखा, ना इसने एनहाइड्रस मेंशन कर रखा, यार ऐसे तो रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है ना, ऐसे तो रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखो AlCl3 लुईस एसिड होता है तो ये CH3Cl से क्लोरीन ले ही लेगा वैसे तो, ठीक है, बट एनहाइड्रस लिखना जरूरी है क्योंकि ऐसा भी बुक्स में लिखा होता है कई बुक्स में कि अगर एनहाइड्रस नहीं दिया हुआ तो आप हाइड्रेटेड मान लो। अगर हाइड्रेटेड मानेंगे तो फिर OH आएगा, OH से Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उससे तो फिर कंपाउंड बनेगा नहीं ये वाला। तो यहाँ पर हमें यही करना पड़ेगा बेटा, इसको फ्रीडल-क्राफ्ट मानना पड़ेगा और मान के यहाँ पर हम लोग एक आंसर ले सकते हैं अगर इसका आंसर लिखना है तो। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है ये बोनस होना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों आ सकती है, ठीक है ना, तो ये बोनस क्वेश्चन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इसका मार्क्स फ्री में मिलने चाहिए क्योंकि अगर इसका आंसर होगा तो फिर एक आएगा क्योंकि अगर इसने फ्रीडल-क्राफ्ट माना होगा, और अगर नहीं मान के चल रहा और इसने अगर यहाँ पे कुछ गलती करी है, इसको हाइड्रेटेड अगर ये मान के चल रहा है, फिर यहाँ पर एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा, मतलब फिर 0 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब बोनस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप तो कुछ कह नहीं सकते। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 atm 3 लीटर 100 केल्विन टू 4 atm इतना ओके विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू करना। द चेंज ऑन एंथैल्पी प्रोसेस बिल्कुल सही है। अभी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का सीधा फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस का P1V1। कितना आ गया, तो ये आ गया बेटा अपना डेल्टा एच निकालना था, डेल्टा यू कितना हो गया 30 दिया हुआ है, प्लस का P2 कितना दिया हुआ है 4 माइनस 4 इंटू का V2 4 इंटू का 5 20 माइनस का P1V1 6, तो 30 प्लस का 14, तो ये आ गया 44, 44 जो आ गया अपना वो आंसर आ गया, 44 इसका आंसर आएगा। तो ये अपना पेपर था, पेपर नंबर 30। तो सही पेपर था, नॉर्मल था, इजी था। कुछ एक आधा क्वेश्चन जैसे हमने वो देखा कि वो रटने वाला था, उसमें आप चेक कर लेना, बाकी पेपर ऑल ओवर अच्छा था। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 90 से 95 मार्क्स आपके, क्योंकि एक तो बोनस ही हो गया ये 90 आप लेके चलिए 85 से 90 ही आप मान के चलिए कि एवरेज स्कोर इसके अंदर आपका अगर आता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग, मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोगों की है। क्लियर। चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।